हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन सर्विस फॉर द नेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और आज हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं रियल एनालिसिस पढ़ाने के लिए। प्रीलिमिनरी जितनी भी सारी चीजें थी रियल एनालिसिस की हो चुकी है समाप्त। अब हम लोग मेन रियल एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि इसमें हम लोग बहुत ही बारीकी से चीजों को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इमेजिन करिए आपके पास कोई एक ऐसा जगह है या आप कहीं ऐसा जगह पे आप जा चुके हो जहां पे आपको बोला मान लीजिए सर उसमें 3 रूम है। 3 रूम में आपको कोई भी आप रूम आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। ओयो रूम्स है ना, बहुत बार मैं जा चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत बार जा चुके होंगे। तो 3 रूम है, तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करने के लिए आपको बोल दिया। एक जगह पे आप चले गए, वहां पे बोला सर देयर आर 1000 रूम्स, आप कहीं पे भी जा सकते हो। एक बार हम लोग चल गए किसी एक अजीब सी दुनिया में जहां पे आपके रूम अनगिनत हो। कितने? अनगिनत। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। और यह रहस्य को सुलझाने वाले प्रोफेसर की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का तो प्रोफेसर का नाम था कैंटर, प्रोफेसर कैंटर। और क्योंकि वो उन्होंने ये चीज को डेवलप कर लिया था, इसलिए उनके घुर विरोधी या उनके सीनियर्स जल भुन करके उनको मरवा दिए। ऐसा कुछ मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है, और जहां से मैंने सीखा है वो प्रोफेसर भी मुझे इन्होंने यही बताया। ठीक है, तो आप हिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा। एनीवेज हम लोग हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज जानने के बाद ना आपका जब आप अपना इतिहास जानते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सिखा कर हमें जाती है। ठीक, जलन, ईगो, जेलेसी। एनीवेज तो देखिए, एक रूम में हम लोग पहुंचे या एक होटल में हम लोग गए हैं, एक इमेजिनरी वाला होटल जहां पे आपके अनगिनत रूम्स हैं। जस्ट इमेजिन कि एक होटल है जहां पे आपके अनगिनत होटल्स रूम्स हैं। बोलोगे सर ये रूम का साइज क्या छोटा होता चला जा रहा है? नहीं, ये रूम का साइज छोटा नहीं हो रहा है, ये व्यू है। आप देखिए, आप इस चीज को फील करेंगे कि सर हम दूर में अगर जाएंगे ना, इधर से देखेंगे तो आप इस तरह से आपको व्यू दिखेगा। जिन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह पढ़ा होगा उनको पता होगा कि लेवलिंग, प्रोजेक्शन एंड ऑल्सो। तो ये बहुत सारे अनगिनत रूम्स हैं आपके, देयर आर इनफाइनाइट रूम्स। और एक ऐसा है सिचुएशन कि ये रूम सबके सब भरे हुए हैं, सबके सब भरे हुए हैं। तो मान लेते हैं इसमें कोई शरणार्थी रुका हुआ है, इसमें कोई है, इसमें भी कोई है। देयर आर सम पीपल, एक एक लोग सब रूम में ऑक्यूपाइड है। सो व्हाट इज हैपनिंग? दीज रूम्स आर ऑक्यूपाइड, जगह नहीं है उस रूम में। एक नया कस्टमर आता है, सो एक न्यू कस्टमर की एंट्री होती है इस वाले होटल में। तो जो मैनेजर है उसने बोला कि सर ऑल रूम्स आर ऑक्यूपाइड, आई एम सॉरी, देयर इज नो प्लेस एट ऑल। और बाहर में बहुत स्नोफॉल चल रहा है, जा नहीं सकता, कहीं और रह नहीं सकता, तो उसको भी होटल चाहिए। तो इस नए कस्टमर ने उस मैनेजर को, होटल के मैनेजर को आइडिया दिया, एक काम करिए ना, जो पहला वाला है ना, पहला वाला जो जिस रूम में पहला वाला आदमी रुका हुआ है उसको आप बोल दीजिए कि ये दूसरे में शिफ्ट हो जाए। थोड़ा समझिएगा लॉजिक, पूरा रियल एनालिसिस इस चीज पे टिका हुआ है। पहला वाला जो आदमी है उसको बोलिए दूसरे रूम में जाके शिफ्ट हो जाए। दूसरे वाले को बोलिए अरे तुम बगल वाले में शिफ्ट हो जाओ, ये इधर बगल वाले में शिफ्ट हो जाओ, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, और ये प्रोसेस, प्रक्रिया चलती रह गई। जैसे ये पहला वाला इसमें शिफ्ट हुआ तो इसके लिए तो इसके जगह खाली हो गया ना, इसका तो जगह बन गया ना, इसको तो बस एक ही रूम चाहिए थे और वो खाली हो चुका है। तो ये जो नए कस्टमर हैं वो यहां पे आकर के फिल हो जाएंगे।
सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तो सही बताया, मतलब कुछ गलत तो नहीं बोला है। आप मान लो 4-5 रूम में मतलब इस तरह से अगर रूम है, पहला वाला दूसरे में शिफ्ट हो जा रहा है, दूसरे वाला तीसरे में, तीसरे वाला चौथा में, तो उसको तो एक ही रूम चाहिए था, तो एक जगह तो खाली हो ही गया ना। समझ में आ रही हो? इसका जो लॉजिक है, या फिर ये आप बहुत ही रहस्यमय या फिर पजल आप बता सकते हो, बहुत पॉपुलर है। आप YouTube पे भी सर्च करेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हिलबर्ट्स होटल, हिलबर्ट्स होटल। बहुत अच्छा वीडियो है, जिसने भी बनाया, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है? आपको जबरदस्त तरह सा एक पैराडॉक्स टाइप का आपको दिखेगा। अरे कॉन्सेप्ट तो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे रूम अगर भरे हुए हैं और मैं बोल दूं पहले वाले को दूसरे में जाओ, तीसरे वाले को, लास्ट वाला किस में जाएगा? लास्ट वाला भी उसके बगल में ही जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई फाइनाइट चीज नहीं है। अगर मैं यहां पे इस चीज को 3 एग्जाम्पल मतलब 3 रूम के साथ लेके चलता, तब वो पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि थर्ड वाला जो पर्सन है ये कहां जाएगा बेचारा, इसके पास तो और कोई रूम नहीं है। लेकिन इस केस में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बोले तो अनंत। तो इसी से कॉन्सेप्ट आता है आपका इनफाइनाइट को गिनने की चीज, इनफाइनाइट को गिनने की चीज, ठीक है? अभी तक हम लोग सोचते थे कि कोई भी चीज इनफाइनाइट है तो उसको हम लोग गिन नहीं सकते, सुनते थे ना? तो यहां पे फिर आ जाएगा काउंटेबिलिटी। देखिए, इन्फिनिटी एक टर्म है, काउंटेबिलिटी एक टर्म है, दोनों को अब हम रिलेट करेंगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये पूरा का पूरा लेक्चर काउंटेबिलिटी ऑफ सेट पे बेस्ड है, ठीक है? तो हेडिंग लिखिए, इसको समझ लेना, हिलबर्ट्स होटल को और बेटर वे में एनिमेशन के साथ समझाया गया है, तो उसको आप समझ जाइएगा, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। चलिए आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको नोट्स वगैरह सब बनाने हैं। मैंने काफी अच्छे से बहुत टाइम लेकर के इसको स्टडी किया है, पढ़ा है, जितना समझा है वही मैं आपको बोर्ड पे चिपकाऊंगा। कोशिश करता हूं ये को पूरा का पूरा जो आपका हॉक्स टाइप का बना हुआ है रियल एनालिसिस, बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता, कुछ हेल्प आपको मिल जाएगा, ठीक है? बट कंडीशन यही है कि पेशेंस आपको रखना है मेरे साथ में और बने रहना है शुरू से लेकर के अंत तक। हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, चैप्टर का नाम लिखो काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। सर ये कहना क्या चाह रहे हो? सेट्स को क्या हम लोग काउंट करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग सेट को काउंट करके देखेंगे कि हम उसको काउंटेबल, वो सेट हमारा काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। तो यहां पे जो टर्म आया ना काउंटेबिलिटी, मतलब ये काउंटिंग, गिनना, काउंटिंग बोले तो गिनना, गिनो, गिनना, या फिर गणना होता ना, गणना, जैसा भी हो, मैं भूल गया उसका क्या स्पेलिंग है, गणना, गिनती बोल सकते हो, ठीक? गिनती, काउंटिंग। कैसे काउंट करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ एक बॉक्स है या फिर कोई एक कंटेनर है जिसमें आपके कुछ फैंटास पड़े हुए हैं, ठीक है? नहीं, फैंटा कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है फैंटा, ठीक है? आई लव फैंटा एंड आई ड्रिंक फैंटा एवरी डे, मैं पीते रहता हूं। ऑरेंज जूस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू शुड ऑल्सो हैव दिस, राइट? तो फैंटा, जैसे यहां पे बाला दे, ये छोटा फैंटा, जैसा भी हो, बड़ा फैंटा हो या छोटा फैंटा हो, कोई भी फैंटा हो, फैंटा होना चाहिए। 3 फैंटास ऊपर में है, 3 फैंटास आपके नीचे में है। टोटल कितने फैंटास हो गए? आपके 6 फैंटास हो गए। तो इसको आप कैसे काउंट करोगे? हाउ विल यू काउंट दिस? बोलोगे सर ये वाला मेरा पहला फैंटा है, ये दूसरा फैंटा, ये तीसरा फैंटा, ये चौथा फैंटा, 5वां फैंटा और ये 6ठा फैंटा। सर 6 फैंटा आ गए हैं, एक फैंटा संभल नहीं रहा, 6 फैंटा आ गए हैं, ठीक? 6 को हैंडल करना है। तो यहां पे कोई भी चीज को जब आप काउंट करते हो तो उसको यहां पे 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस देना पड़ता है। मार्क दिस टर्म, क्या बोला मैंने? जब भी आप काउंटेबिलिटी या फिर काउंटिंग की बात करते हो
तो वहां पे आपको चेक करना रहता है क्या ये 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, कोरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। अगर 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस हो रहा है तब वो चीज काउंटेबल होता है। तो 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस अगर यस है मतलब वैलिड है, तब उस चीज को आप बोलोगे कि वो चीज या सेट आपका काउंटेबल है। अगर 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं दिखा पा रहे हो तो उस चीज को बोलोगे कि नो, दिस इज अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल। आगे बात समझ में? फिर बोलोगे सर इसका मतलब क्या कि अगर मैं कुछ इस तरह का सेट आपको दे दूं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, मान लीजिए सेट ऑफ इवन नंबर्स, और सेट ऑफ इवन नंबर्स बोले तो कहां से शुरुआत होता है सेट ऑफ इवन नंबर्स? बोलोगे सर ये 2, फिर 4, ये 6, ये 7, सॉरी 7 नहीं 6, फिर 8, फिर ये 10, फिर ये 12, और ये प्रक्रिया चलते चली जाएगी। सर क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? अभी तक हम लोगों ने सीखा था अरे अनंत को कैसे काउंट करेंगे, काउंट तो पॉसिबल है नहीं, ये कितना जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो दिस सेट इज काउंटेबल। तो यहां पे आपको समझना है कि जब भी हम किसी भी सेट को काउंटेबल बोलेंगे तो वहां पे 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस होना अनिवार्य है। अगर 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस हो रहा है तभी उस सेट को, उस सेट के एलिमेंट्स को आप क्या बोलोगे कि दैट सेट इज काउंटेबल। बोलोगे सर कैसे, थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा और विस्तार से समझाइए। 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि जैसे 1-to-1 पॉइंट करना कि अच्छा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये क्या कर रहे हो आप? कोरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो ना। जैसे यहां पे आपने कोरेस्पॉन्डेंस दे दिया, पहला फैंटा इसको हम बोलेंगे, दूसरा फैंटा ये होगा, तीसरा फैंटा इसी को बोलेंगे, चौथा फैंटा इसी को नाम दिया गया है, पांचवा फैंटा इसी का नाम है, छठवां फैंटा इसी का नाम है। उसी तरह से ये जो पहला एलिमेंट आपने लिखा है, चाहे 2 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, पहले एलिमेंट को आप ऐसा तो बोलोगे ना, तो बोल रहे हो ना ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस। मतलब ये पहला एलिमेंट है हमारा इस सेट का, ये वाला दूसरा एलिमेंट है सेट का हमारा, ये वाला तीसरा एलिमेंट है सेट का, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है, ये छठा एलिमेंट है, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलते चली जाती है। तो जब कभी भी कोई भी सेट में आप नेचुरल नंबर के साथ आप बेटर, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस तरह से भी बता सकते हो कि आप 1 नेचुरल नंबर से आप कोरेस्पॉन्डेंस दिखा पा रहे हो, तब उस केस में उस पूरे के पूरे सेट को आप काउंटेबल बताते हो। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? तो काउंटेबिलिटी जब भी हम बात करेंगे तो वो 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस होना अनिवार्य है। इसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट्स। हेडिंग लिखो, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इसका डेफिनेशन लिखिए पहले। टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equivalent, are said to be equivalent if there exists a 1-to-1 correspondence, if there exists a 1-to-1 correspondence, there exists a 1-to-1 correspondence between A and B, between A and B. That is, if there exists a, that is, if there exists a 1-to-1, a 1-1 and onto function, and onto function
1 1 and on to function from A to B, from A from A to B। तो अगर ऐसी बात है तो आप इसको लिखोगे कि दिस सेट A इज इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, दिस सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, और इसको पढ़ने का है A इज इक्विवेलेंट टू B, A इज इक्विवेलेंट टू B। सेट को आप कैपिटल लेटर से शो करते हो और स्मॉल लेटर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। किस तरह का फंक्शन होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब क्योंकि आपका बेसिक्स ऑलरेडी आपको मजबूत करा दिया है मैंने, तो आप जानते हो कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यहां पे कुछ नोट करने वाली बात है, तो लिखिए नोट, लिखते जाओ भी, जब समझने का आएगा तब समझना। लिखो नोट नंबर 1, द रिलेशन, कौन सा रिलेशन? ये वाला, ठीक है, एक सिंबल है, तो इस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो द रिलेशन इज दिस वन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर किसी दो सेट में आप इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा रहे हो तो इसका मतलब दोनों के बीच में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन लिखिए। इक्विवेलेंस सेट आपने समझा, नाउ व्हाट इज दिस इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस, जो हम नोट्स लिख रहे हैं बोर्ड पे, बहुत ही सिंपल है और सब चीज का कंपाइलेशन है। अगर आप खुद से किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स और टेक्नोलॉजीज, मतलब टर्म्स और टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है कि आपके हवा ना लगेगा। मुझे बहुत समय लग गया इसको सीखने के लिए, स्टिल आई एम लर्निंग, तो मुझे जितना समझ में आया है उसको मैं आपके लिए आसान बना रहा हूं। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको इतनी आसानी से उपलब्ध करा दी जा रही है, तो इस चीज का कदर करिएगा। समय लगा है इसको समझने में, समय लगा है, इस पे बहुत मेहनत लगी है इसको सीखने में, क्योंकि दिस इज नॉट माई डोमेन, ये हमारा काम नहीं था, ये मेरा काम नहीं था, मेरा काम कुछ और है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके ये सीखा है। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बट एज एन इंटरेस्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, ड्यूटी भी थी, तो इसीलिए बहुत समय लगा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मेहनत का काम है, इसको आप कदर करेंगे और वैल्यू देंगे, ठीक है, हल्के में ना लें। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। A relation is said to be equivalence relation, लिखो यहां पे, a relation is said to be equivalence relation if इट इज, ये आप पहले जानते थे, एकदम सेट थ्योरी के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये क्या होना चाहिए? 3 चीजें होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर वो रिफ्लेक्सिव होता है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, या अगर सिमेट्रिक है, या फिर या नंबर 3 ट्रांजिटिव है, तीनों होने चाहिए, ट्रांजिटिव है। तो अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तभी हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताते हैं। रिफ्लेक्सिव कहने का क्या मतलब है कि खुद से रिलेशन, जैसे कोई एक सेट है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेट ए फॉर ईच सेट ए, ए, हर एक सेट के लिए इंडिविजुअली ऐसा होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन अगर आप निकालते हो तो ए का ए पे आपको आइडेंटिटी फंक्शन आपको एक मिलता है, जो कि एक 1 1 एंड ऑन टू होता है, इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। दूसरा,
सिमेट्रिक, जैसे आपने ले लिया कि कोई एक फंक्शन आप डिफाइन कर दियो ए से बी के ऊपर, इज 1 1 एंड ऑन टू, ये अगर 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन आपका ए टू बी अगर 1 1 एंड ऑन टू है और इसका इनवर्स एफ इनवर्स बी से ए, ये भी आपका 1 1 1 1 एंड ऑन टू, तो ये दोनों ये कंडीशन होते हैं रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए। और ट्रांजिटिव कब होता है कि अगर ए इक्विवेलेंट है बी के और बी इक्विवेलेंट है सी के, देन ए विल बी इक्विवेलेंट टू सी फॉर any 3 sets ABC, any 3 sets A, B, C। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो f A से लेकर के B पे और एक दूसरा फंक्शन g B से C पे, R2 1 1 and on two functions, 1 1 and on two functions, then G सर्कल F कॉम्पोजिशन अगर आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A से C is also 1 1 and on 2 is also 1 1 and on 2। नोट करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन पहले भी पढ़ाया था लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है। सो इक्विवेलेंट रिलेशन इज व्हाट? अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब किसी सेट का खुद से ही अगर इक्विवेलेंस हो जाता है फॉर ईच सेट ए, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन अगर आप दिखाते हो ए का एक पे तो वो एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए। कब होता है सिमेट्रिक? जब कोई फंक्शन ए से बी अगर 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स उसका भी बी से भी 1 1 ऑन टू होता है। और ट्रांजिटिव में अगर ए बी के इक्विवेलेंट है, बी सी के इक्विवेलेंट है तो ए सी के इक्विवेलेंट होगा। ये इसलिए क्योंकि अगर आप दो फंक्शंस इंडिविजुअल फंक्शंस आप डिफाइन करते हो ए का बी के साथ और सी का बी का सी के साथ, सो दोनों ही अगर 1 1 ऑन टू फंक्शंस हैं तो उस केस में जी सर्कल एफ अगर आप करते हो, कॉम्पोजिशन लेते हो, तो वो भी आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आइए हेडिंग लिखिए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है कि वो फाइनाइट होगा। अ सेट ए सेट ए is said to be finite is said to be finite if A is either phi, मतलब अगर कोई नल सेट है तो वो फाइनाइट सेट, नल सेट इज अ फाइनाइट सेट, या फिर अगर कोई एक सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे कुछ आप n दे दिए। अब समझ में आ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों पढ़ाए हम? ये दिखाने के लिए कि आपका कोई सेट है वो अगर नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ इक्विवेलेंट हो जा रहा है, मतलब आप 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस, कहने का मतलब 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस आप शो कर पा रहे हो फॉर सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर n, for some fixed natural number n, where nn मतलब अरे क्या 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो ना, 1 2 3
4 डॉट 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 n तक जाएगा, राइट? इज द सबसेट ऑफ natural numbers truncated at n, अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, एक एक चीज को समझेंगे. A set A is said to be finite. नाम से पता चल रहा है finite. मतलब कैसे डिफाइन करते हो फाइनाइट का? कि आपका कहीं से स्टार्ट हुआ है, कहीं पे एंड होगा, इस तरह से बता सकते हो. फाइनाइट मतलब कहीं से आप स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं पे एंड होगा. अब फाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट ये मत पीछे वाला घुसा देना. जैसे पहले हम लोग क्या सोचते थे, फाइनाइट मतलब जिसको गिना जा सकता है, इनफाइनाइट मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता. फाइनाइट मतलब जिसको गिना जा सकता है, इनफाइनाइट मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता. वो कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, गलत है वो कॉन्सेप्ट ही गलत है. बचपन से ही मिस्टेक करते हुए आए हम लोग, अभी समझ में आएगा. तो फाइनाइट को क्या बोलोगे? कहीं से शुरू हुई, कहीं पे खत्म हो गई, तो फाइनाइट है. इफ ए इज ईदर फाई, या तो वो अगर नल सेट है, नल सेट मतलब ना तो शुरू हुआ ना तो खत्म हुआ, बता सकते हो ना. एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं, अरे अनंत, अरे बुद्धत्व, अरे शिवत्व, जिसका ना आदि है ना कोई अंत है. ध्यान वाले क्लास में ये सारी बातें होती हैं, ठीक. ए इज ईदर फाई, अगर कोई आपका एक नल सेट है, या तो कोई एक सेट नेचुरल नंबर के सेट के साथ इक्विवेलेंट हो जाए, तभी उस वाले सेट को आप फाइनाइट सेट बोलोगे. इसको फील करिए, हड़बड़ाना नहीं है. जिसको हड़बड़ाना, खुल लो, यहां से निकल लो, पुल लो. किसी ने कुछ कमेंट किया था, अरे सर वो पढ़ाइए ना जो जरूरत है यूपीएससी में. हम वही पढ़ाते हैं बकवास, हम जो यूपीएससी में वो नहीं पढ़ाते हैं. पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो निकल लो. सिंपल एज दैट. क्योंकि मैं सीरियसली मैं हमेशा चिल्लाते रहता हूं कि आई लव दो स्टूडेंट्स हु हैव पेशेंस. अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो आपको जैसे है तो आप जीएस में पढ़िए, तो ये चीज करिए, अरे मेरे को जीएस पढ़ना है, ये करना है. इतना हड़बड़ी क्यों मेरे भाई, क्यों इतनी हड़बड़ी? नहीं, इतनी हड़बड़ी नहीं करते. अगर इतना हड़बड़ाहट में ही अगर आपको एग्जाम निकालना है तो फिर कहीं और जाइए. दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर. और ऐसे हड़बड़ा करके लोगों को जाना भी नहीं चाहिए सर्विस में, बिल्कुल भी नहीं. आप कुछ और करिए. धैर्य वाले लोग चाहिए सर्विस में, वरना सब चोर ब्यूरोक्रेट बनते हैं. ऐसे ही लोग चोर ब्यूरोक्रेट बनते हैं. हड़बड़ी में करना है, समय. अरे रिलैक्स. A set A is said to be finite if A is either phi, या फिर A कोई नेचुरल नंबर का आपका कोई सेट से के साथ इक्विवेलेंट हो जा रहा है, ठीक है. फॉर सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर n, ये यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है ना, वो स्मॉल n, वो एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर. जैसे आपको लिख दिया यहाँ पे n4, तो इसका मतलब 1 2 3 4. n3 बोले तो 1 2 3. कोई भी फाइनाइट n तक अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रहे हो तब, और ट्रंकेटेड हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. ट्रंकेटेड एट n मतलब उस पॉइंट पे जाकर के रुक जाए, तो उसको आप फाइनाइट सेट बोलोगे. और इसका जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट सेट, कि जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट सेट है. तो इनफाइनाइट सेट बोले तो इनफाइनाइट सेट जो फाइनाइट नहीं है. अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट. A set which is not finite. जो फाइनाइट नहीं है उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे. एग्जाम्पल से और क्लियर होगी चीजें. लिखिए एग्जाम्पल्स. नंबर 1, बहुत सिंपल सा, जैसे आपने लिख दिया है 1 2 3 5 20, उसके बाद फिर 20,000, जो भी है. क्या है ये? अच्छा, पहले सेट लिख देते हैं, आपको फिर समझ में आएगा. जैसे सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश. ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश
आपको ये पता होगा, ट्राई करते जाओ, खुद से ट्राई करते जाओ। फिर बोलोगे सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ दिस, ये सारे क्या हैं? ठीक है, चलिए अभी सवाल नहीं है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उस पर आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाले सेट्स आपके फाइनाइट सेट्स हैं या इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो फाइनाइट सेट मतलब कि आप 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो, लेकिन किसी पॉइंट पे जाकर के ट्रंकेट हो जाना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए। तो यहां पे तो दिख रहा है ना, इसको लेबल कर सकते हैं। आप 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो, बोल सकते हो हाँ ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है, ये छठा एलिमेंट है। अब तो हम कहीं नहीं जा सकते, दैट मीन्स वी हैव ट्रंकेटेड, रुक गया हम, रुक, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है, इसलिए ये वाला सेट आपका फाइनाइट सेट बन चुका है। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश, कितने वॉवेल्स होते हैं अंग्रेजी में? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप अगेन कस्टमर केयर डिस्टर्बिंग, आई नीड स्टूपिड कस्टमर केयर। अरे बताओ यार कुछ सॉल्यूशन। दिन में भी डिस्टर्ब किया है, अभी भी किया है। इसमें भी देखो 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये रहा 5। इसमें भी आपने दिखाया 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग वाकई है, लेकिन किसी पॉइंट पे जाकर के गाड़ी रुक गई है, इसलिए ये भी सेट आपका फाइनाइट सेट हो गया। सीखते जाओ, इट शुड सिंक इन, खून में रक्त में बसना चाहिए। कुछ चीज ऐसा सीखो ना जो तुम्हारे नस नस में, खून में, हड्डी में, कलेजे में, सब जगह बस जाए, बस जाए अंदर में जाकर के। ऐसा करना चाहिए अंदर में, ताकि रोम रोम आपका अंदर से आवाज आए कि हाँ ये सब चीज मैं सीख चुका हूं पूरा। वही आगे निकलेगा, लंबी इसका घोड़ा वही बनेगा, वरना आप बउआ जाएंगे। आप जाइए तो बैठिए, ना तो प्रीलिम्स निकलेगा ना तो मेंस निकलेगा। लेकिन जिसके अंदर डेप्थ है वो प्रीलिम्स भी निकालेगा, मेंस भी निकालेगा, ऐसे वैसे नंबर्स नहीं, बहुत अच्छे नंबर से निकालेगा, इंटरव्यू में भी जाएगा, तहलका मचाएगा, सर्विस में भी घुसेगा, सर्विस में भी तहलका मचाएगा। और ऐसे जेन्युइन लोग घुसने चाहिए सर्विस में, ऐसे ही लोग घुसने चाहिए जिसके सर्विस में जिनके अंदर डेप्थ हो, फर्जी लोग नहीं। NZQR, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? देखो जरा, N, व्हाट इज N बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। सर हम तो चलते चले जाएंगे, कोई अंत ही नहीं है इसका। Z के बारे में बता सकते सर, इधर से भी हम जा सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई अंत ही नहीं है इसका। फिर Q के बारे में बताओगे? रैशनल्स है, कोई भी, मतलब क्या है, व्हाट इज दिस? P/Q, कुछ भी उठा लो, PQ कुछ भी उठा लो। और रियल, ये भी तो पूरा का पूरा, ये सारे के सारे रैशनल्स आ गए, ये सारे के सारे तो रैशनल्स आ गए ना। सो दीज आर रैशनल्स एंड दीज आर रियल्स। इस दोनों को देखिए गौर से। अगर आप इसमें 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस देते हो, सपोज इसका आपने दे दिया सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरह से आपने दे दिया, ये 7 है, करते 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 तो ट्रंकेट नहीं कर रहे ना। सो दिस इज नॉट ट्रंकेटिंग, दिस इज नॉट ट्रंकेटिंग, ये ट्रंकेट नहीं कर रहा, नॉट ट्रंकेटेड। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रंकेटेड, रुका ही नहीं है। जब रुका ही नहीं है तो फाइनाइट होने का क्या मतलब है? इसमें भी तो कोई रुकेगा नहीं ना, चलते रहेगा अनगिनत तक। सो दीज ऑल आर, ये सारे के सारे आपके इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। समझ में आया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? ठीक है,
अब हम एक टर्म आपको लिख दे रहे हैं, वो आप समझिए उस चीज को। जैसे हम बताएं एक स्टेटमेंट कि आपका जो n है ना, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कैसे? अरे इंटीजर्स तो आपका सर 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 सब जगह जाता है सर, लेकिन नेचुरल नंबर में तो ना 0 होता है ना नेगेटिव नंबर, तो कैसे इक्विवेलेंट बोल रहे हो? तो इक्विवेलेंट का हम क्या बताए थे? इक्विवेलेंट रिलेशन किसको बोला जाता है, सिखा दिए हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो भी सिखा दिए। तो इसमें है ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आप तो दिखा सकते हो, आप एकदम चलते आ जाओ, कोई भी एक एलिमेंट को आप बता सकते हो ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये सब के आपके प्रूफ्स करने हैं। प्रूफ्स करने के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो बउआ, हड़बड़ाना मत, प्रूफ करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, पहले अब सीखो समझो तब प्रूफ में जाइए, ऐसे ना कुदिया है, दिमाग भुतलाए दे दो। ठीक है, अब लिखिए यहां पे, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स है, तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स? ऑफ कोर्स। सेकेंड वाले को जो आपका नंबर है 2, 4, 6, 8, सो 2 को आप पहला एलिमेंट बोल सकते हो, 3 को पहला, दूसरा, 4 को दूसरा, 6 को तीसरा एंड सो ऑन। तो कॉरेस्पॉन्डेंस आपको दिख रहा है वहां पे, परफेक्ट। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिखेंगे इनफाइनाइट सेट which is equivalent to n, which is equivalent to n is said to be countably infinite, is said to be countably infinite। घुसा लो भीतर अच्छे से, फिर बताते हैं। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी लिखिए, इनफाइनाइट सेट which is not equivalent to n, which is not equivalent to n is known as uncountably infinite, uncountably infinite। बचपन का मिथ टूटा, भ्रम टूटा, आपका टूटा कि नहीं टूटा? अरे बोलो, इनफाइनाइट मतलब सर गिन नहीं सकती, फाइनाइट मतलब गिन सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब गिन नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल गया पूरा। जो इनफाइनाइट है उसको भी आप काउंट कर सकते हो, उसको भी काउंट किया जा सकता है, इसीलिए तो लिखा है काउंटेबली इनफाइनाइट। मतलब ठीक है, अनंत है, जा सकता है कहीं पे भी, लेकिन उसे भी गिना जा सकता है। लेकिन कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट ऐसा हो जिसमें आप किसी नेचुरल नंबर के सेट के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन आप नहीं बना पा रहे हो, मतलब आप बता ही नहीं पा रहे हो कि अरे ये पहला, ये दूसरा, हजबजा जा रहे हो, उसमें गजबजा जा रहे हो, तो वहां पे वो वाला इनफाइनाइट सेट आपका अनकाउंटेबल हो जाता है। तब समझ में आया, 4 इंपॉर्टेंट अलग अलग टर्म्स हैं बताए आपको। काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता है, फाइनाइट जो रुक जाए, किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स तक रुक जाए, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। नहीं, इनफाइनाइट का मतलब जो एकदम पूरा कंटिन्यूअसली जा रहा है पूरी तरह से जा रहा है। अनगिनत नहीं बोल सकते, अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल हो जाएगा, नहीं। इसलिए बहुत क्रूशियल है 4 वर्ड, समझ लीजिए इसको, 4, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। क्लियर है ना? पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए सारी चीजें। परफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे सर आपने तो इसका एग्जाम्पल देते बता दिया कि सर जो जेड है ना, तो जेड में तो हम कोरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी हम बता सकते हैं कि अच्छा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
तो वो भी एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या? इसका आप बता सकते हो ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बोल सकते हो। उसके बाद फिर सेट ऑफ इवन नंबर्स, सो सेट ऑफ ऑड नंबर्स, जो मर्जी है इस तरह से। ये सारे काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये सबके प्रूफ्स दिए हैं, सीखेंगे सीखेंगे, हड़बड़ाना नहीं, आस्ते आस्ते, एकदम आस्ते आस्ते। क्वेश्चन दे देगा आपको कि हाँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल, करो प्रूफ, करो प्रूफ। तो कैसे करोगे? सब कुछ आपको पता होना चाहिए, अंदर तक भीतर तक बात जानी चाहिए, तभी प्रूफ बनेगा। अभी प्रूफ नहीं सीखना है हमें सीखना है उसका कोर, उसका जिस्ट। समझो तो पहले, तब ना उसके प्रूफ पे जाना। वरना एक और तरीका आप कर सकते हैं कि सब आप क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, सबके प्रूफ्स कर लिए, रट दीजिए, उगल दीजिए, आईएएस आईपीएस बन जाइए और फिर बीवी को लेके हनीमून पे जाइए, फिर करिए देश का बेड़ा करिए, जो करना है करिए, ठीक। लेकिन हम उधर नहीं जा सकते, उधर नहीं करवा सकते ये, ठीक। पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाएंगे और एक एक चीज बताएंगे। अगर आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ समझना है, पढ़ना है, तो ही नोट करना, वरना चल जाओ यहां से। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना सर, इसको हम लोग इनफाइनाइट तो है लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट रियल नंबर्स। तो आप लिख सकते हो, सो दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है लेकिन कैसा? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। और कभी कभी इस वाले चीज को आप ऐसा बता सकते हो कि दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंट्स हायर डिग्री ऑफ इंफिनिटी। एक नया टर्म है, या एक अलग तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखोगे? इट रिप्रेजेंट्स a higher type of a higher टाइप बोलिए, डिग्री बोलिए, एक बात है, हायर टाइप ऑफ इंफिनिटी। तो अगर इसको हम लोग हायर टाइप ऑफ इंफिनिटी बता रहे हैं तो ये तो नॉर्मल इंफिनिटी या लोअर डिग्री ऑफ इंफिनिटी है, ठीक है। कुछ लोग ये वाला टर्म यूज करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स या कुछ क्वेश्चंस इस टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस आर रिप्रेजेंट्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट को ही हैविंग अ हायर टाइप ऑफ इंफिनिटी आप बोल सकते हो। किसके रेस्पेक्ट में? देन दैट ऑफ एन। देखिए दोनों के दोनों आपके इनफाइनाइट है, तो यहां पे आप डिग्री बात आ जाती है, कौन हायर डिग्री का इंफिनिटी है, मतलब होता है ना ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, मतलब दोनों के दोनों हैं। वैसे ही उल्लू, एक बड़े वाले उल्लू हैं और एक छोटे वाले उल्लू। गधा, एक बड़े वाले गधा हैं, एक छोटे वाले हैं। फेंटा, एक बड़े वाले फेंटा है, एक छोटे वाले फेंटा है। तो आप बता सकते हो, यू दैट्स रिलेटिव, ओके फाइन। इसके बाद आते हैं बात, हेडिंग लिखेंगे एन्यूमरेबल सेट। लिखो एन्यूमरेबल सेट। एन्यूमरेबल सेट को ही दूसरा नाम है इसका डीन्यूमरेबल सेट। डीन्यूमरेबल सेट, परफेक्ट। डीन्यूमरेबल सेट के बाद इसका एक और नाम आता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक। अभी तक आपको सिखा दिया कि काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है। तो जो सेट आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होता है या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, उसी को बोला जाता है डीन्यूमरेबल सेट बोल सकते हो। उसी सेट को बोला जाता है एन्यूमरेबल सेट, परफेक्ट। इसी चीज को ये वाला सेट बताया जा सकता है। हेडिंग लिखेंगे, नहीं हेडिंग तो लिख दिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। अ सेट X, a set capital X is said to be enumerable, is said to be enumerable if there exists a 1 1 and onto function
फ्रॉम द सेट n, फ्रॉम द सेट n टू द सेट x, टू द सेट x। ये वाला स्टेटमेंट आप लिखिए कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ सेट x इज सेड टू बी इन्यूमरेबल। मतलब इस एक सेट को आप इन्यूमरेबल तब बोलोगे जब आपका n सेट के साथ में 1 1 या ऑन टू फंक्शन बन रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने सीखा। तो कौन सा सेट था, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ये अब बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए यहां पे टर्मिनोलॉजीज का गेम है, एक में छोटा सा चीज हम मिस करेंगे तो वो पूरा का पूरा सेंस बदल देगा। तो आप समझे, तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब हम सिंपली लिख रहे हैं काउंटेबली, काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। सिर्फ काउंटेबल है, यहां पे कोई फाइनाइट इनफाइनाइट की बात नहीं है, सिर्फ काउंटेबल है। तो इसको आप लिखिए, अ सेट x, a set x is said to be countable, is said to be countable if it is either finite, if it is either finite or innumerable, न्यूमरेबल। फाइनाइट सिर्फ फाइनाइट वो अलग बात है, इन्यूमरेबल मतलब अलग बात है। इन्यूमरेबल मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो देखो यहां पे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, उसको इन्यूमरेबल बोला गया है, और फाइनाइट तो आप समझते हो। काउंटेबल सेट आप समझिए, काउंटेबल किसको काउंट किया जा सकता है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। दो तरह या दो चीज को काउंट कर सकते हैं। पहला जो फाइनाइट हो, जो ट्रंकेट है, जो रुक जाए है। ऑब्वियसली रुक गई है गाड़ी तो हम स्टार्ट करेंगे तो एंड तो कर ही जाएंगे ना, तो मतलब काउंट कर ही सकते हैं, तो वो तो है ही, कॉमन सेंस ही बताता है। लेकिन दूसरा भी आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, जो इनफाइनाइट है, जो ट्रंकेट नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ आपका 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस जुड़ा है, जिसको आप लेबल चिपका सकते हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो काउंट भी तो कर रहे हो ना मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? तो इनफाइनाइट को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो पुराना जो कचरा दिमाग में हमारा भरा हुआ था, इनफैक्ट मेरा भी भरा हुआ था, जब तक मैंने रियल एनालिसिस को नहीं पढ़ा, जिस दिन मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा उस दिन मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, मेरी नींदों की, मतलब मेरे क्या बोलते हैं उसको, रातों की नींद उड़ गई। अरे क्या जबरदस्त ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो आपका भी तो नींद और होश उड़ गया होगा, आई गेस। ठीक है, तो हम लोग काउंट उनको कर सकते हैं जिसपे आप 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस लगा सकते हो, पहला। और दूसरा पे तो जो रुक जा चुका है उस पर तो डेफिनेटली आप 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस लगेगा ही। तो यहां पे हमको समरी में क्या मिला कि 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस ये तो होना ही है, ये तो होना ही होता है, होते ही हो गए। ठीक है, 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस। दूसरा, या तो वो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस होगा या तो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। आया बात समझ में? ठीक है, ये जो काउंटेबल सेट आपने लिखा है, इसका जस्ट ऑपोजिट आप लिख लीजिए अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट लिख, अरे लिखो लिखो, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल, जो सेट काउंटेबल नहीं है, इज सेड टू बी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, अरे बताओ 5 कैसा सेट है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? नल सेट, नल सेट,
व्हाट इज नल सेट? नल सेट इज काउंटेबल. लिखिए 5 इज काउंटेबल. लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि इसका कार्डिनैलिटी बताओ, बहुत लोग ने आंसर भी दिया था. फिर से आप बता दीजिए व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ नल सेट. आपको खुद पता चल जाएगा. कार्डिनैलिटी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, करो तो आपको पता खुद चल जाएगा क्यों ये काउंटेबल है. दूसरा एग्जांपल, एक सेट है आपके पास 1 5 9 20. क्या ये काउंटेबल है? हाँ बिल्कुल. क्यों सर? ये तो फाइनाइट है, तो डेफिनेटली ये काउंटेबल होना ही होना है. ये फाइनाइट है मतलब डेफिनेटली ये काउंटेबल होना ही होना है. सो दिस इज काउंटेबल. तो जब इनफाइनाइट आता है ना, तब उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस है या 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है. थर्ड एग्जांपल लिखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्या ये काउंटेबल है? थोड़ा सोचो तो. अरे नेचुरल नंबर से ही हम लोग रिलेशन बनाते, तो डेफिनेटली इसी के कारण से ही तो काउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तो इसको तो काउंटेबल होना ही है. सो दिस इज ऑल्सो काउंटेबल. सर क्यों बता रहे हो काउंटेबल? सर तो नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, इसके ऐसे गिन सकते हैं सर. n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट. तो अभी सिखाए ना, काउंटेबल होने के लिए किसी भी इनफाइनाइट सेट को काउंटेबल होने के लिए 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस होना आवश्यक है. तो ये पहला एलिमेंट सर, ये दूसरा एलिमेंट सर, ये तीसरा एलिमेंट सर, ये चौथा एलिमेंट सर, ये पांचवा एलिमेंट सर, और कितना भी जाएंगे ना सर, सबको हम लेबल चिपका सकते हैं. सो देयर इज 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस. सो दैट इज व्हाई दैट इनफाइनाइट सेट इज अ काउंटेबल. क्लियर? चौथा बताओ. नंबर 4, सेट ऑफ इंटीजर्स. अभी सिखाए. सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो काउंटेबल. इसको भी आप लेबल चिपका सकते हो, इसको भी आप लेबल चिपका सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो काउंटेबल, दिस इज ऑल्सो काउंटेबल. ठीक है. पांचवा बताइए, आर आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? क्या आप इसको काउंटेबल, रियल नंबर्स को आप काउंटेबल बोल सकते हो या अनकाउंटेबल बता सकते हो? डेफिनेटली हमें पता है कि रियल नंबर्स का जो होता है वो सेट है, इनफाइनाइट सेट है. तो जब भी आपका इनफाइनाइट सेट होता है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस दिखेगा या तो 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं दिखेगा. तो इसमें 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं. सो दिस इज अनकाउंटेबल. बात आ गई समझ में? पूरी तरह से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट. काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स आपको आया समझ में? समरी आप लिखिए. समरी में कैसे आप चेक करोगे काउंटेबिलिटी को? टू चेक काउंटेबिलिटी, टू चेक काउंटेबिलिटी, आपको काउंटेबिलिटी चेक करनी है कि काउंटेबल है या नहीं है काउंटेबल. तो क्या करो, सबसे पहले उसका फाइनाइटनेस चेक करो. आप देखो कि वो काउंटेबिलिटी चेक करनी होती है ना हमें, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. चेक करो पहले कि वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट है. अगर फाइनाइट है तो बाय डिफॉल्ट ये काउंटेबल होना ही है. अगर फाइनाइट है तो बाय डिफॉल्ट उसको काउंटेबल होना ही है. लेकिन यदि आपका इनफाइनाइट है कोई भी सेट, तब यहां पे दो रास्ते हो सकते हैं. दो रास्ते हैं प्यार के. पहला कि यहां पे अगर 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस, 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस आपको अगर है, तब आप उसको काउंटेबल बोल सकते हो. लेकिन अगर यहां पे कोई भी नो 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस, 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस, तब आप इसको अनकाउंटेबल बता सकते हो. क्लियर हो गया ना? पूरा का पूरा पिक्चर ही क्लियर हो गया होगा. परफेक्ट.
लेट मी सी, और कोई छूटा है आपका कुछ? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं 10 12 13 पॉइंट्स आपको लिखा दे रहा हूं, इसको रट जाना। क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को आपको रट जाने हैं, क्योंकि ये सब एक्चुअली आप थ्योरम्स बता सकते हो या कोरोलरीज बता सकते हो या इंपॉर्टेंट रूल्स बता सकते हो जो आपको किसी और थ्योरम में आपको जरूरत पड़ेगा प्रूफ वगैरह करने के लिए। तो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग सीखेंगे जैसे हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी बात आपको मतलब याद होनी चाहिए, एकदम पूरी परफेक्टली याद होनी चाहिए। तो लिखो यहां पे पॉइंट्स टू पॉन्डर, पॉइंट्स टू पॉन्डर। जैसे बुक में लिखा रहता है ना लास्ट में जो समरी पॉइंट्स होते हैं, तो उसी तरह से आप लिखिए इस चैप्टर के पॉइंट्स टू पॉन्डर। एक एक स्टेटमेंट देखना, बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। एवरी सबसेट, मैं मजे में यहां पढ़ा ही जा रहा हूं और जरा फिर से वीडियो बंद हो जा रहा है। आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस स्टूपिड प्रॉब्लम्स। मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया। ओहो, यहां पे आ जाओ, लिखो 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 इसको, लिखिए, क्योंकि मैंने पढ़ा ही दिया है तो बस आप छाप लीजिए इसको। पॉइंट्स टू पॉन्डर में आपका पहला पॉइंट है, एक एक करके उसको समझते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। मतलब कोई भी फाइनाइट सेट का अगर आप सबसेट लेते हो तो वो फाइनाइट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, वंस अ कॉट आई फिश अलाइव, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब इस फाइनाइट सेट का अब एक सबसेट फिर से आप उठा लो, तो फाइनाइट सेट का सबसेट बी फॉर एग्जाम्पल, जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 2 3, ठीक है, क्योंकि अब बी ए का सबसेट है और ए फाइनाइट है, तो जाहिर सी बात है कि बी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि एवरी सुपर सेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। तो कोई भी इनफाइनाइट सेट का अगर आप सुपर सेट बनाते हो तो वो भी इनफाइनाइट होता है। तो ये कोई एक सेट, इनफाइनाइट सेट आपने लिया 2 4 6, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इनफाइनाइट सेट, इसका सुपर सेट नेचुरल नंबर्स को कंसिडर कर लो। तो क्योंकि ये एक इनफाइनाइट है, इस इनफाइनाइट सेट का आप सुपर सेट भी दे रहे हो ना, तो आपको तो इनफाइनाइट ही मिल रहा है। तीसरा पॉइंट, a set A is finite if and only if it is not equivalent to any proper subset B of A। ये सब illustrations करना आपको आएगा समझ में। चौथा पॉइंट देखो, every subset of a countable set is countable। कोई भी countable set का सबसेट आप लोगे तो आपको countable ही मिलेगा। पांचवा पॉइंट, अगर A और B countable है तो उन दोनों के बीच का जो कॉमन है A इंटरसेक्शन B, वो भी countable ही मिलेगा, और A इंटरसेक्शन B विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, फिर छठा पॉइंट है आपके पास कि एवरी सबसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल, एवरी सबसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। एवरी सबसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। और सातवां पॉइंट है यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। एट्थ पॉइंट, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। नौवां पॉइंट, डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट्स इज इन्यूमरेबल। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। और 12th पॉइंट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल। जो 12th वाला पॉइंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे एग्जाम में इसके प्रूफ पूछ दिए हैं। तो प्रूफ करने के हम लोग काबिल बनेंगे, जब बनेंगे तब करेंगे प्रूफ, लेकिन अभी आपको समझना है, ऐसे नहीं होता। फिर 13th पॉइंट लिखिए, द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल्स इज अनकाउंटेबल। आप इर्रेशनल्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है आपके पास एल्जेब्राइक नंबर। So algebraic number is a complex number which is zero of a polynomial। ठीक है, तो जैसे कोई भी आप रूट्स वगैरह निकालते हो तो उसका क्या निकलता है, जैसे कोई भी रैशनल नंबर निकल गया या कोई भी √5 हो गया, 2 + 3 + 2i हो गया, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब आपके अलजेब्राइक नंबर हैं।
नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए ट्रांसेंडेंटल नंबर, यहां पे वीडियो ऑफ हो गया था, इसको लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स which are not algebraic, which are not algebraic, जो कि algebraic ना हो, are called transcendental numbers, are called transcendental numbers। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ई है, पाई है, सो दीज आर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। आया बात समझ में? जो अलजेब्राइक नहीं होता वो ट्रांसेंडेंटल होता है। इसी तरह से इक्वेशंस भी आपने क्लासिफाई किया था, तो 13 पॉइंट आपने लिखे, 14th पॉइंट लिखिए, 14th पॉइंट, the set of all real algebraic numbers, the set of all real algebraic numbers is countable, is countable। और लास्ट पॉइंट है the set of all real transcendental numbers is uncountable, क्योंकि ये 14th और 15th पॉइंट में आपके ये दो अलग अलग नए टर्म्स आ गए। कौन कौन से? एल्जेब्राइक नंबर्स और दूसरा आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। तो जो सेट ऑफ रियल, जितने भी आपके रियल अलजेब्राइक नंबर्स हैं, सो दैट सेट ऑफ ऑल रियल अलजेब्राइक नंबर्स, तो वो आपके काउंटेबल होते हैं, और द सेट ऑफ ऑल रियल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। आई होप रियल एनालिसिस के मेन कोर्स का पहला टॉपिक आपके भेजे में घुसा होगा। सिर्फ घुसा ही नहीं होगा, आपको वो फील कर पाए होगे, आपका रोम रोम आपको अंदर से बोल रहा होगा कि यस, मैंने कुछ नया सीखा, मैंने कुछ अलग सीखा, मेरे कॉन्सेप्ट जो पहले प्रीवियस थे वो सारे मिथ्स टूट गए हमारे, अब मुझे मजा आ रहा है, अब मैं अच्छी नींद सोऊंगा। क्योंकि ये वाला वीडियो जाएगा आई गेस 10 से 11 बजे ही अपलोड में लगाऊंगा, तो आप आराम से इस वीडियो को चैन की नींद की सुकून से आप सो जाइएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप हौले हौले कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और फैलाते जाइए। आप लोग वीडियो फैलाना बंद कर दिए हैं, जिसके कारण से YouTube की अर्निंग जो थोड़ी बहुत हमारी स्टार्ट हुई थी वो भी बंद हो गई है। तो प्लीज कृपया करके वीडियो को फैलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कैसे बोलेंगे? वीडियो को फैलाना शुरू कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दिस ऑल स्टूपिड स्टफ्स। लेकिन फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि जनता जानती नहीं है, वीडियो देख लेती, खिसक लेती है। अरे थोड़ा शेयर करो, थोड़ा फैला दो, थोड़ा लाइक करो, थोड़ा कमेंट करो, अरे जो कुछ भी होता है सब करो। आई वॉज वॉचिंग कि लोगों के पास इतना समय है कि कोई बंदा या बंदी गेम खेलते हैं और वहां पे 17,000 लोग लाइव आते हैं, 20,000 लोग लाइव आते हैं, और पढ़ने का कोई भी चैनल या पढ़ने का कोई भी लेक्चर होता है वहां कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 400, 500, 1000 या फिर 2, 4 ऐसे। कोई मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे क्लास लेते हैं, लेकिन वहां नहीं। और वही चीज रात में 2, 3 बजे गेम खेल रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, तो वहां पे सब आ जाते हैं मक्खी की तरह, बिन 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 बिन। और इनफैक्ट वहां पे पैसा देना शुरू कर देते हैं, मतलब जो गेम खेल रहा होता है उसको पैसा देना शुरू कर देते हैं। एजुकेशन में पैसा नहीं देंगे, गेमिंग में पैसा देंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लगे रहो, पढ़ते रहो, लगे रहो इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। खेलते रहो, गेम खेलते रहो, समय बर्बाद करते रहो, खुद को बर्बाद करो, सबको बर्बाद कर देना, ठीक है। टाटा, गुड नाइट।